नमस्कार दोस्तों, कल के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म की कहानी चल रही थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए अ, आपको मैंने बताया था कि हाइपर थायरॉयडिज्म इज़ बेसिकली अ हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट। जब आपके शरीर की ज़्यादा गति से आपका शरीर काम करना शुरू कर देता है, या यू नो हर चीज़ तेज़ी से चल रही है, बॉडी का हर सिस्टम तेज़ी से चल रहा है, उसको कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। कि इट इज़ एन ओवर एक्टिव थायरॉयड। ठीक है, तो इसके बारे में काफ़ी बातें हमने कल कर ली थी। क्या इसके कॉजेज होते हैं, क्या इसके साइंस और सिम्टम्स होते हैं। अब सवाल उठता है कि हाउ विल यू डायग्नोज द कंडीशन। चीज़ को डायग्नोज कैसे करेंगे, इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचेंगे कि फलाना व्यक्ति इस बीमारी से सफ़र कर रहा है। तो मैंने कल भी एक लाइन बोली थी कि अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना, और घबराहट, एंजाइटी, मॉइस्ट हैंड्स, हाथों में ट्रेमर होना, ये सारे सिम्टम्स तो जो हैं, पल्स रेट बढ़ना, हार्ट रेट बढ़ना, टेकिकार्डिया जिसको कहते हैं, एंजाइटी, घबराहट, चिड़चिड़ापन, है ना, और रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ना, तो ये सारे सिम्टम्स तो हाइपर थायराइड की तरफ ही जाते हैं। पर मैंने बोला था कि कुछ ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं जो हाइपो और हाइपर में एक से लगते हैं। जैसे कि आपको बोला था कि हेयर फॉल होगा, हेयर थिनिंग होगा, इनफर्टिलिटी फीमेल्स में होगी, या फीमेल्स के इरेगुलर पीरियड्स होंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि दोनों में ही कॉमन है। अगर गैस्ट्रिक सिम्टम्स डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चलूंगी तो हाइपोथायरॉयड वाले पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगी, और हाइपर थायरॉयड में क्योंकि गट मोटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी तो डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इट इज़ लाइक द सिम्टोमेटोलॉजी विल बी टोटली ऑपोजिट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि कुछ चीज़ें ओवरलैप करती हैं, है ना। तो जस्ट चेकिंग कि मैं कोई चीज़ मिस आउट ना कर दूं। तो अब सवाल उठता है कि आप इसको किस तरीके से डायग्नोस करेंगे। तो डायग्नोसिस से पहले तो ऑब्वियसली दिमाग में ये भी रहता है, अगर थायराइड का स्टेट देख रहे हो तो यू आर नॉट ऑलवेज वेरी श्योर टिल द टाइम कि बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स हैं कि पेशेंट को घबराहट है, या ट्रेमर्स आपको दिख रहे हैं, या आंखों में जो थायराइड के वो एक्सोप्थेल्मोस प्रोप्टोसिस जो आ जाता है, तब तो आप क्लिनिकली मान लेते हो कि चांसेस आर मोर कि भाई हाइपर थायराइड है। पर अगर कुछ इस तरीके से, बिकॉज इट इज़ जस्ट द बिगनिंग और नहीं इतना पता चल रहा, तो आपको फिर दिमाग में दोनों ही रखे जाते हैं कि हाइपो है या हाइपर है। तो इन्वेस्टिगेशंस जब करते हैं तो बिगनिंग विद योर कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, ईएसआर चेक करके देखेंगे, ऑब्वियसली आप T3 T4 TSH चेक करके देखेंगे, बिकॉज आप देखना चाहते हैं कि क्या TSH के लेवल्स गिर रहे हैं या TSH के लेवल्स बढ़ रहे हैं। मैंने कल ही बताया था अगर TSH के लेवल्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब आप हाइपोथायरॉइड में हैं, और अगर TSH के लेवल्स गिर रहे हैं तो आप हाइपर थायरॉइड में हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो मैंने आपको कल बताई थी। उसके अलावा आप LFT, लिवर का टेस्ट या किडनी का टेस्ट, बेसिक ये भी इन्वेस्टिगेशन साथ साथ करा लेंगे। उसके अलावा आप लिपिड प्रोफाइल भी टेस्ट करा के देखेंगे, क्योंकि जो हाइपर थायरॉयड वाले लोग हैं उनमें टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स गिर जाते हैं, वेरएज हाइपो में ये चीज़ें बढ़ती भी हैं। तो आपको लिपिड प्रोफाइल कराना लाजमी है। दूसरा, मैंने कल आपको बताया था कि इसका जो मेजर कॉज है हाइपर थायरॉयड का, दैट इज इट इज़ एन ऑटो इम्यून कंडीशन। तो अगर आप ऑटो इम्यूनिटी को देखना चाहते हैं तो यू हैव टू गेट द एंटीबॉडीज चेक। तो 3 तरीके की एंटीबॉडीज होती हैं, जिसमें कि जो मैं पहली 2 बताने वाली हूँ वो ज़्यादातर हाइपो के केसेस में पाई जाती हैं, और हाइपर के केस में थर्ड एंटीबॉडी पाई जाती है।
तो पहली एंटीबॉडी है एंटी टीपीओ एंटीबॉडी, फिर है एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी। ये दो एंटीबॉडीज जो हैं ये आपको हाइपो के केस में देखी जाएंगी। एंड ट्रैप जैसे कि कल बताया था टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी, ये भी अगर पॉजिटिव आती है तो आपको हाइपर थायरॉयडिज्म की तरफ ये काफ़ी आपको इशारा देती है कि पेशेंट इज इन हाइपर थायरॉयड। देखिए क्लिनिकली आप देख रहे हैं, बट आपको पुष्टि उसकी करनी है विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशंस आपकी कहीं ना कहीं मदद करेंगी ऑब्वियसली कि आप हाइपर थायरॉयड में हैं कि नहीं है। इसके अलावा आप एक थायरॉयड स्कैन करते हैं, टेक्नीशियम थायरॉयड स्कैन करके भी देखते हैं। इससे ये होती है कि आयोडीन अपटेक अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब आप हाइपर थायरॉयडिज्म में हैं, और अगर आयोडीन अपटेक आपके टेक्नीशियम थायरॉयड स्कैन में कम है तो इसका मतलब आप हाइपोथायरॉयड स्टेट में। इतनी इन्वेस्टिगेशंस ये टेक्नीशियन स्कैन वगैरह रूटीन में तो शायद नहीं भी कराई जाती, बट अगर किसी का डायग्नोसिस बिल्कुल क्लैरिटी पे नहीं आ रहा है या ट्रीटमेंट के बावजूद भी कोई ठीक नहीं हो पा रहा है तो कई बार ये सारी इन्वेस्टिगेशंस भी करानी पड़ती है। तो ये बात हुई इन्वेस्टिगेशंस की, मोटा मोटी क्या चीज़ें आपको टेस्ट करानी है सो दैट यू कम टू द कंक्लूजन कि पेशेंट किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। अब आती है बात ट्रीटमेंट की, तो हाउ विल यू ट्रीट अ हाइपर थायरॉयड पेशेंट। देखिए हाइपो वाला जो पेशेंट है तो आप उसको एल थायरॉक्सिन देनी शुरू कर देंगे एंड पेशेंट अपने आप ही बेटर होना शुरू हो जाएगा। तो एल थायरॉक्सिन जब दी, मैं इधर ही थोड़ा सा हाइपो का ट्रीटमेंट भी बता रही हूँ। एल थायरॉक्सिन सुबह बिल्कुल खाली पेट दी जाती है और उसके पौने घंटे या 1 घंटे तक आपको मना है कि आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। उसके 45 मिनट्स 50 मिनट्स के बाद आप यू कैन टेक योर कप ऑफ टी और वट एवर यू वॉन्ट टू हैव। आपको 45-50 मिनट्स का सुबह उठ के ये टैबलेट लेने के बाद इमीडिएटली आपको कुछ भी नहीं लेना है एंड दिस मेडिसिन विल गो फॉर लाइफ टाइम। तो लाइफ लॉन्ग आप हाइपोथायरॉयड की दवा लेंगे। अब अगर ट्रीटमेंट की बात आए हाइपर थायरॉयड में, तो हाइपर थायरॉयड में मैंने कहा था ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है एंड इट इज़ नॉट एज ईजी एज इट इज़ सीन विद अ हाइपोथायरॉयड केस। तो सबसे इजी चीज़ है दवा लेना। दवा कोई भी लेना हर व्यक्ति को आसान है एज कंपेरेबल टू अदर टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो 3 तरीके की एंटी थायरॉयड ड्रग्स आती हैं, पीटीयू जिसे कहते हैं प्रोपाइल थायोयूरेसिल, फिर उसके बाद होती है आपकी कार्बिमazole एंड मेथिमेजॉल। तो ये 3 तरीके की ड्रग्स हैं विच विल हेल्प यू। और मेथिमेजॉल जैसे होती है तो ये T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं होने देती, क्योंकि T3 एक एक्टिव हार्मोन आपका होता है। तो जब आपका हार्मोन नहीं बन पा रहा तो ऑब्वियसली आपका हाइपर थायरॉयड स्टेट बेटर होनी शुरू हो जाती है। अब सवाल उठता है क्या इस दवा को भी सुबह खाली पेट लेना है? तो नहीं, इस दवा को आप दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं। खाने पीने से इसका कोई वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। यू कैन टेक द ड्रग एनी टाइम ऑफ द डे एंड ये बात होती है ड्रग्स की। दूसरा फिर इसका ट्रीटमेंट आ जाता है रेडियो एक्टिव आयोडीन भी दी जाती है ना। तो रेडियो एक्टिव आयोडीन के लिए आप किस तरीके से रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे पेशेंट को? रेडियो एक्टिव आयोडीन टैबलेट के फॉर्म में होती है और बेसिकली इसके लिए वी प्रेफर दैट द पेशेंट इज हॉस्पिटलाइज्ड और उसको कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रखते हैं। एंड इफ़ अ लेडी इज प्रेग्नेंट और इफ़ अ लेडी इज लैक्टेटिंग तो आप ऐसे वाले मरीजों को रेडियो एक्टिव आयोडीन का ट्रीटमेंट नहीं देंगे। रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या करती है कि आपकी बॉडी में जाके जो थायराइड सेल्स
ज़्यादा बने हुए हैं तो वो उनको किल कर देती है, सो दैट आपके थायराइड सेल्स कम होंगे तो ऑब्वियसली आपका थायराइड हार्मोन बनना कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि थायराइड का अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, और अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाएगा कि थायराइड का साइज क्या है, कितनी ब्लड फ्लो है, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। और यहाँ तक ये भी पता चल जाता है कि कहाँ से, कौन से एरिया से, थायराइड स्कैन के दौरान ये भी पता चल जाता है कि कौन से एरिया से में ज़्यादा थायराइड हार्मोन बन रहा है। ज़रूरी नहीं है कि द एंटायर ग्लैंड इज मेकिंग मोर ऑफ द हार्मोन्स। एक एक छोटा सा एरिया हो सकता है, वहीं से सिर्फ हो सकता है कि आपका ज़्यादा हार्मोन बन रहा है। तो जब अगर आप सर्जरी ऑप्ट करते हैं तो मे बी ओनली दैट पोर्शन ऑफ द ग्लैंड इज रिमूव्ड, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको, आप इन सारी चीज़ों को वर्कअप कर लेते हैं कि कैसे आपका है, कितना आपका, कहाँ से हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, कितनी ब्लड सप्लाई है, क्या साइज़ है आपके ग्लैंड का। तो ये सारी चीज़ें आपके इन्वेस्टिगेशंस के दौरान पता कर ली जाती हैं। अब बात कर रहे थे रेडियो एक्टिव आयोडीन की, तो जी हाँ, रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं तो बेटर रहता है कि पेशेंट हॉस्पिटलाइज रहे, और पेशेंट को हम कांटेक्ट में भी नहीं आने देते किसी दूसरे व्यक्ति के फॉर फ्यू डेज और मे बी फ्यू आवर्स, क्योंकि फिर वो उस टाइम पे रेडिएशन जनरेट कर रहा होता है। राइट थेरेपी, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी वैसे एक अच्छी थेरेपी मानी जाती है, जो विच मैंने कहा ना कि जो विच किल्स द increased number of thyroid cells, तो it is not a bad therapy, it is a good therapy। तो ये भी दी जाती है which helps in hyperthyroid patients, या फिर जिन लोगों को थायराइड कैंसर्स भी हैं उनमें भी रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी दी जाती है। फिर आपका ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। तो सर्जरी तो हर हाल में ही बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि ना तो आप रेडिएशन के संपर्क में आ रहे हैं, और वंस फॉर ऑल अगर सर्जरी हो जाती है तो इट रियली हेल्प्स। लेकिन ऑब्वियसली सर्जरी हैज़ इट्स ओन रिपरकशंस, अपने उसके अलग ही कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। फिर उसमें क्या है, अगर आप पूरा ग्लैंड निकाल देते हैं या पार्शियल निकालते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पैराथायरॉयड कम हो जाता है और पेशेंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में भी जा सकता है। अच्छा, आपको एक चीज़ बताई थी कि इस तरीके के जो मरीज़ होते हैं उनमें बहुत घबराहट है, पैल्पिटेशंस हैं, तो पेशेंट को कंफर्ट लेवल में लाना पहला काम है। सर्जरी करने से पहले या कुछ भी और रेडियो एक्टिव आयोडीन देने से पहले आपने डायग्नोज कर लिया हाइपरथायरॉयड है, यू विल स्टार्ट विद कार्बिमेजोल और मेथिमेजोल, और साथ में आप मरीज को कुछ ना कुछ बीटा ब्लॉकर्स वो ड्रग्स हैं जो पेशेंट का टेकीकार्डिया कम कर देते हैं। क्योंकि अगर आपका टेकीकार्डिया, आपकी पैल्पिटेशन इतनी ज़्यादा हो रही है, ऑब्वियसली आप बहुत परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से, तो कहीं ना कहीं आपको शांत करना पहले ज़रूरी है। आपको कुछ बीटा ब्लॉकर्स दिए जाएंगे ताकि आपका टेकीकार्डिया कर्व हो, यू फील बेटर, और मे बी कुछ टाइम के लिए मतलब इस तरीके की दवा भी दी जाएगी कि आप कंफर्टेबली सो सकें। some kind of sedation is also given for a smaller period of time। अच्छा, बस सिर्फ एक चीज़ है कि बीटा ब्लॉकर्स देने से पहले डॉक्टर आपकी हिस्ट्री पूछेंगे, क्योंकि कुछ आपको लंग्स में परेशानी तो नहीं है। क्योंकि कई लोगों को अगर ब्रोंकाइटिस है और वो कुछ इनहेलर्स वगैरह लेते हैं तो फिर वो इंटरैक्ट कर सकता है। तो अगर किसी को कुछ ऐसे लंग्स में इशू नहीं है तो बीटा ब्लॉकर्स बड़ी कंफर्टेबली इस तरीके के मरीजों को दी जा सकती है, और जो फिर कुछ परेशानी नहीं करेगी। जब थायराइड बहुत ज़्यादा काम करता है, मैंने आपको कहा ना, इट इज़ एन ओवर वर्किंग ऑफ द थायराइड। तो जब ज़्यादा काम करता है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी से कैल्शियम और विटामिन D3 भी ड्रेन आउट हो जाता है। तो आपको वो फिर वापस पूरा फिक्स तो करना है, तो आपको कैल्शियम और विटामिन D3 भी और बाहर से दिया जाता है ताकि वो आपका फिक्स्ड रहे, आपकी बॉडी में उसकी कमी ना आए।
तो मोटा मोटी तो यही ट्रीटमेंट है, बट अगर इसके बियॉन्ड कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ऑब्वियसली एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू। यहाँ पर तो मैं आपको सिर्फ एक वेग आइडिया दे सकती हूँ कि ये क्या बीमारी है, कैसे होती है, कैसे प्रेजेंट करते हो, किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करके क्या ट्रीटमेंट बेसिकली हम इसका दे सकते हैं। अब आती है कि इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन। देखिए, हाइपो के कंपैरिजन में हाइपर थायराइड की कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सबसे पहले ये आपके हार्ट पे किसी न किसी तरीके से अटैक करता है। पेशेंट को हार्ट अटैक्स भी आ सकते हैं, हार्ट फेलियर भी आ सकता है, आपकी रिदम बिल्कुल बिगड़ जाती है जिसको कि कहते हैं एरिथमियाज हो सकते हैं, पेशेंट एट्रियल फिब्रिलेशन में जा सकता है, और इन सब चीज़ों के चलते उसको स्ट्रोक या पैरालिटिक अटैक भी पड़ सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब मैंने आपको बोला कि जब थायराइड ओवरवर्क कर रहा है तो आपके शरीर से कैल्शियम और विटामिन T3 को भी वो वॉश आउट कर रहा है, तो पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस में भी जा सकता है, यानी कि उनकी हड्डियां भी खोखली हो सकती हैं। और आपको बताया ही था कि आंखों में जब अगर आ जाता है, एक्सोप्थेल्मोस हो जाता है, तो आपकी जो ऑप्टिक नर्व है, वन ऑफ द क्रेनियल नर्व जो ब्रेन में होती है, तो वो भी आपकी इफेक्ट हो सकती है, तो आपके देखने में भी परेशानी बढ़ सकती है। एक बहुत ही बड़ी एंडोक्राइन इमरजेंसी है जो हाइपर थायरॉयडिज्म से पाई जाती है, जिसको कहते हैं थायराइड स्टॉर्म या थायराइड क्राइसिस। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन भी आ सकती है, दिस इज द वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन, जिसमें कि 8 से 25% तक की अगर कोई व्यक्ति थायराइड स्टॉर्म में जाता है तो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि पेशेंट की डेथ हो जाए। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि डेथ ही होगी, ही और शी कैन नॉट बी ट्रीटेड। पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है, डॉक्टर्स पूरा ट्रीटमेंट करते भी हैं। तो बेसिकली दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस विच अ हाइपर थायराइड पेशेंट कैन गो। एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें कि आपको थायराइड स्टॉर्म या थायराइड क्राइसिस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी। तो आज का वीडियो पहले ही लंबा हो गया, मैं और ज़्यादा बात नहीं कर रही, बट काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेटिव मुझे लगता है कि दिया गया है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर द ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा हो भी जाता है। तो दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट विच अ पर्सन ऑफ अ हाइपर थायराइड शुड गो थ्रू। तो ठीक है, आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।